हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ग्रांड वेलकम है। और आज हम लोग झारखंड पात्रता परीक्षा यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट के पेपर 1 के यूनिट 10 में देखेंगे उड्स डिस्पैच। उड्स का डिस्पैच है ना, जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा की उपाधि दी जाती है, यानी भारतीय शिक्षा के दृष्टिकोण से यह एक बहुत बड़ा कह सकते हैं या ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया कदम था, इसीलिए इसका नाम ही है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसकी क्या विशेषताएं थी, इसके क्या गुण थे और इसके क्या दोष थे, सभी मैटर्स पे देखेंगे और इस प्रकार से देखेंगे कि अब आपको हमेशा याद नहीं रखना पड़ेगा, बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो अगर आप झारखंड पात्रता परीक्षा जेट की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 1 में कहीं दिक्कत है तो आप हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे साथ कंसल्ट अगर आपको करना है पेपर 1 में, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारे यहाँ क्लासेस चल रही है, पेपर 1 की कोर्सेस चल रही है और ये है आपका उस कोर्स का डिटेल पेपर 1 का, जहां पर आपको पेपर 1 का कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा। हमारा ओरिएंटेशन क्या, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है हमारा। आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया जाएगा बल्कि आपको रिजल्ट निकाला जाएगा। इसी जज्बे के तहत, इसी गाइडलाइन के तहत आपको क्लासेस दी जाएगी। आपका रिजल्ट जेट में रुके नहीं, 100% रिजल्ट हो। लाइव क्लासेस भी है, रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल है। अगर आप लाइव में नहीं जुड़ते हैं तो 1 ईयर की वैलिडिटी है इस एप्लीकेशन पर, एग्जाम फाइटर ऐप पर, जहां पर आपको 1 ईयर तक रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल रहेगा, पीडीएफ नोट्स भी रहेगा। वीडियो के जस्ट नीचे आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा और कॉन्सेप्ट अगर कहीं क्लियर नहीं है उसके लिए डाउट सेशन भी रहेगा और बाद में प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। ठीक है, वो भी अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, कोई लिमिट नहीं है, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आप प्रैक्टिस सेट देंगे। तो जल्द से जल्द इस क्लासेस को ज्वाइन आप कर सकते हैं। अगर आपको पेपर 1 में दिक्कत है तो क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो के नीचे हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, एग्जाम फाइटर नंबर 1, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। लिंक है, इसके बाद ऐप डाउनलोड होगा। जैसे आपका डाउनलोड हो जाएगा इसके बाद कोई स्टोर सेक्शन पे जाना है, वहां पर आपको ये कोर्स दिख जाएगा। स्टोर सेक्शन पे सारे कोर्सेज दिखेंगे, वहीं पर आपको दिख जाएगा जेट पेपर 1 झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 कोर्स। इस कोर्स को क्लिक कीजिएगा, कोर्स में आपको एंट्री मिल जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो तो आप गूगल प्ले स्टोर में भी जा सकते हैं, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। और अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो यहाँ पर नंबर दिया गया है, उस नंबर को आप नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, 2 नंबर है, आप किसी भी नंबर पर कॉल करके यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट कीजिएगा, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7541840154, यहाँ पर आपको रिप्लाई दीजिएगा, सारा प्रोसेस जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, तो क्लासेस चल रही है, आप जल्द से जल्द एडमिशन लें ताकि आपकी ज्यादा क्लासेस छूटे नहीं। तो चलिए अब सीधे आते हैं हम लोग कोर्सेस के बाद कि आज जो हमें पढ़ना है। अभी साथियों आपको पढ़ना है आज उड्स का डिस्पैच। ठीक है, उड्स डिस्पैच क्या है, इससे जुड़ा हुआ A to Z सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे, जो आपके सिलेबस पेपर 1 का यूनिट 10 का महत्वपूर्ण टॉपिक है, पेपर 1 यूनिट 10 का। तो चलिए देखते हैं उड्स का डिस्पैच क्या था। साथियों आपको पता होगा ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजी का यहाँ पर बोलबाला था और अंग्रेज यहाँ पर क्या करना चाहते थे, अपनी शासन व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। इसके लिए उसे क्या करना था, भारतीयों को अंग्रेजी सिखाना था और एक कह सकते क्लर्क वर्ग यहाँ पर पैदा करना था जो कि उसको हेल्प करे, उनको यहाँ प्रशासन में हेल्प करे। ठीक है, तो भारत में क्लर्क वर्ग पैदा करना चाहता था, इसी का प्रतिफल था हमारा उड्स डिस्पैच। ठीक है, उड्स डिस्पैच क्या था, इसके प्रमुख प्रोविजंस क्या थे, मेन प्रोविजंस, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड पे चलते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या था, पूरा डिटेल्स में इसको हम बताने का प्रयास करेंगे ताकि यहां से कोई भी प्रश्न आए आप उसको आसानी से कर पाए। तो 1854 से पहले भारत की जो शिक्षा नीति थी वो असंगठित थी, ऑर्गेनाइज नहीं था। 1835 में आया था आपका किसका, मैकाले का मिनट। ठीक है, मैकाले, लॉर्ड मैकाले के द्वारा दिया गया यहाँ पर स्मरण पत्र दिया गया था, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई। लॉर्ड मैकाले का मिनट कब आया था,
1835 में, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। लॉर्ड मैकाले का मिनट 1835 में आया था, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता दी गई और भारतीय भाषाओं की क्या हुई, उपेक्षा हुई और शिक्षा केवल उच्च वर्ग तक सीमित रह गई। जब अंग्रेजी को ही प्राथमिकता दिया गया तो जो निचला वर्ग था समाज का, वह शिक्षा से दूर हो गया, क्योंकि उनकी अंग्रेजी उतनी अच्छी थी नहीं। और अंग्रेजी किन की अच्छी थी, जो समाज के उच्च वर्ग के लोग बच्चे थे, जो बाहर में पढ़े थे, जिसकी अंग्रेजी अच्छी थी। इसीलिए शिक्षा पर क्या हो गया, उच्च वर्ग का प्रभाव बढ़ गया। ठीक है, यानी कहना चाह रहे हैं बिफोर 1854 इंडिया एजुकेशन पॉलिसी वाज अनऑर्गेनाइज्ड। भारत का जो एजुकेशन पॉलिसी था, शिक्षा नीति था, वो अनऑर्गेनाइज था। ठीक है, द मैकाले मिनट, मैकाले का मिनट जो कि 1835 में आया था, प्रायोरिटाइज्ड इंग्लिश, इसने प्रायोरिटी किसका दिया, इंग्लिश को दिया, और नेग्लेक्ट किया किसको, इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषाओं को इसने कह सकते हैं उपेक्षित रखा। और इसीलिए जो एजुकेशन था, एजुकेशन का जो लर्निंग था, वो इलाइट वर्ग तक ही लिमिट रहा, यानी इसका लिमिट लग गया। ठीक है, अंग्रेजी को जब बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे अंग्रेजी साधारण वर्गों को, निम्न वर्गों को नहीं आ रहा है, तो वो इस एजुकेशन से दूर होते गए। ठीक है, और शिक्षा सीमित वर्गों तक ही कायम रहा। अब इसके बारे में देखेंगे कि इसका यहाँ पर यानी पब्लिकेशन और नेचर क्या रहा, कब ये पब्लिश हुआ, वुड्स डिस्पैच कब पब्लिश आया, दुनिया के सामने कब आया, भारतीयों के सामने से कब लाया गया, इन सभी को देखते हैं। तो प्रकाशन और स्वरूप, पब्लिकेशन एंड नेचर। वुड्स डिस्पैच जो है ना 19 जुलाई 1854, याद रखिएगा, वुड्स डिस्पैच 19 जुलाई 1854 को ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड द्वारा जारी किया गया। इसे भारत में आधुनिक शिक्षा का कह सकते कि मैग्ना कार्टा, आधुनिक शिक्षा की रूपरेखा कहा जाता है। तो वुड्स डिस्पैच का प्रकाशन कब हुआ, 19 जुलाई 1854 को, किसके द्वारा, सर चार्ल्स वुड। ये कौन थे, कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन थे चार्ल्स वुड। उसने ही इसे पब्लिश किया 19 जुलाई 1854 को, इसीलिए इसका नाम है वुड्स डिस्पैच। इसे भारतीय आधुनिक शिक्षा की रूपरेखा या भारतीय आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर हम कहें इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द वुड्स डिस्पैच वाज इशूड ऑन 19th of July 1854 सर चार्ल्स वुड बाय सर चार्ल्स वुड, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, प्रेसिडेंट था ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे, प्रेसिडेंट। उसके द्वारा 19 जुलाई 1854 को इसे इशू किया गया। इट इज रिगार्डेड एज द ब्लूप्रिंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, यानी भारतीय आधुनिक शिक्षा का ब्लूप्रिंट अगर किसे कहा जाता है तो वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी कह सकते हैं इनकी इंपॉर्टेंट, इसके लिए कहा जाता है, उपाधि दी जाती है इस डिस्पैच के बारे में। अगर इनके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स इसमें समाहित थे। उद्देश्य सबसे पहले शिक्षा को सरकारी दायित्व है ना, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना, सरकार का यह मकसद हो गया, सरकार ने कर दिया कि शिक्षा देना सरकार का दायित्व है। इसने प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक एक संगठित ढांचा तैयार कर दिया। इसके अलावा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना, वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा देना, यह भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। इनके उद्देश्यों को देख रहे हैं। इसके बाद शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हो, वो अच्छे से अच्छे कह सकते हैं यहाँ पर एजुकेशन दे सके, इसके लिए उसको प्रशिक्षण देना, इसके लिए प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी यहाँ पर तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष बनाना, सेकुलर एजुकेशन बनाना, अंग्रेजी और मातृभाषा दोनों में शिक्षा। पहले क्या था, मैकाले के मिनट में सिर्फ अंग्रेजी को बढ़ावा दिया गया था। इसने कहा कि नहीं, सिर्फ अंग्रेजी देने से नहीं चलेगा, ठीक है, बहुत सारे भारतीय छूट जाएंगे, इसलिए अंग्रेजी और मातृभाषा दोनों भाषाओं में शिक्षा देना इसका ऑब्जेक्टिव था।
अगर इसको अलग शब्दों में कहें तो अलग शब्दों में कह सकते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे हम लोग अलग शब्दों में, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं साथियों यहां पर कि टू मेक एजुकेशन ए स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन को स्टेट का, राज्य का उत्तरदायित्व देना, ठीक है, ये एजुकेशन का भार राज्यों पर देना, टू ऑर्गेनाइज ए स्ट्रक्चर्ड सिस्टम फ्रॉम प्राइमरी टू हायर एजुकेशन, एक वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन का, टू प्रमोट फीमेल एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करना, टू स्टेब्लिश आपका टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूशन की स्थापना करना, इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके अन्य ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना, इंकरेज करना। इसके अलावा टू इंट्रोड्यूस सेक्युलर एजुकेशन, एजुकेशन को धर्म के आधार पर नहीं बल्कि आप सेक्युलर, धर्म निरपेक्ष एजुकेशन को बढ़ावा देना, टू प्रमोट एजुकेशन इन बोथ इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेजेज, यानी भारतीय भाषाओं में भी शिक्षा, मातृभाषाओं में शिक्षा और अंग्रेजी में भी शिक्षा, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहा। ठीक है, अब इसके मेन प्रोविजंस को देखते हैं जहां से प्रश्न अक्सर बनते हैं। मेन प्रोविजंस क्या थे, क्या क्या चीजें इसमें समाहित थी, इसमें कौन कौन से फैक्ट जोड़े गए थे। सबसे पहले शिक्षा विभाग की स्थापना, एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्थापना, इसका पहला इसमें प्रोविजन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। प्रत्येक प्रांत में इसके लिए क्या क्या, शिक्षा निदेशक की नियुक्ति हुई। सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट बना, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, डायरेक्टर चाहिए, तो क्या किया, शिक्षा निदेशक, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जिसका नाम दिया गया डीपीआई की नियुक्ति की गई। प्रत्येक प्रांत में, जितने प्रांत है सभी प्रांत में डीपीआई की नियुक्ति की गई, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन प्रत्येक प्रांत में। दूसरा था विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, यूनिवर्सिटीज की स्थापना की सिफारिश की गई, सच बोले तो सिफारिश की गई थी विश्वविद्यालयों की स्थापना। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, इसके तहत 3 यूनिवर्सिटी कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश की गई। 1854 के इस उर्स डिस्पैच में सिफारिश की गई। ठीक है, सिफारिश किया गया जो कि फलीभूत हुआ 1857 में, और 1857 में 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में। लेकिन यह किसके सिफारिश पर हुआ, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच के सिफारिश पर इस 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। इन यहां पे जो हुआ, इट रिकमेंडेड यूनिवर्सिटीज इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास स्टेब्लिश इन 1857। तो सबसे पहले रिकमेंड किया और यूनिवर्सिटी जो धरातल पे आया 3 सालों के बाद 1857 में आया। तो 1857 में 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना जो हुई वो किस कह सकते कि आयोग के तहत या कि हुई, तो वुड्स डिस्पैच के तहत इसकी स्थापना हुई थी। उन्हीं के सिफारिश पर इस 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। शिक्षा को कहा गया 3 स्तरीय ढांचा, शिक्षा को 3 स्तरीय ढांचा में बांटा गया। पहला कहा गया प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा को अगर दिया जाएगा एजुकेशन तो वो मातृभाषा में, जैसे हमने पहले कहा कि वर्नाकुलर जो उनका मातृभाषा है उसको भी बढ़ावा देना है और इंग्लिश को भी बढ़ावा देना है। तो सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है, मातृभाषा सीखता है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा जो दिया जाएगा मातृभाषा में दिया जाएगा, ताकि उनको क्लासेस में जाकर, स्कूल में जाकर अलग फील ना हो, घर जैसा ही माहौल हो, मातृभाषा में पढ़ाई हो। इसलिए प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में रखा। माध्यमिक शिक्षा के लिए अंग्रेजी को बढ़ावा दिया और विश्वविद्यालय शिक्षा ने उच्च शिक्षा के लिए भी अंग्रेजी को बढ़ावा दिया। यानी प्राइमरी एजुकेशन को प्राथमिक शिक्षा के लिए और बाद बाकी माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए इंग्लिश को यहाँ पर मीडियम बनाया गया। तो प्राइमरी एजुकेशन में वर्नाकुलर लैंग्वेज, सेकेंडरी में इंग्लिश और आपका हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी लेवल में भी इंग्लिश एजुकेशन को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया। यानी दोनों लैंग्वेज को लेकर यहाँ पर चला जा रहा है, दोनों लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा बात करें, अगला जो प्रोविजन था, जैसे इसका ऑब्जेक्टिव भी था टीचर्स को ट्रेनिंग देकर उनकी गुणवत्ता में वृद्धि करेंगे। तो शिक्षक प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था किया गया। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन खोलने की सिफारिश की गई थी इस एक्ट के तहत।
अगला जो प्रोविजन था महिला शिक्षा, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम महिला शिक्षा के बारे में सरकारी स्तर पर बात की गई, ठीक है। पहली बार महिला शिक्षा को सरकारी स्तर पर मान्यता दी गई और उसे प्रोत्साहन देने की सिफारिश भी की गई। फीमेल एजुकेशन वाज ऑफिशियली, ठीक है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रमोटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ऐसा हुआ कि सरकारी स्तर पर जो महिला शिक्षा उसको बढ़ावा देने पर बात की गई और उसके लिए आवश्यक सिफारिश भी की गई। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, इसका जो अगला प्रोविजन था, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा यानी शिक्षा को धर्म के आधार पर नहीं बल्कि वो सभी के लिए समान रूप से रहेगा। सेकुलर एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा को धार्मिक प्रभावों से मुक्त रखने का सुझाव दिया गया। एजुकेशन शुड बी फ्री फ्रॉम रिलीजन, ठीक है, रिलीजियस इन्फ्लुएंस इस पे पड़ना ही नहीं चाहिए एजुकेशन पे, तो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जोर दिया गया। इसके बाद ऑब्जेक्टिव में ही था इनका कि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि अगर बच्चे उस लेवल पे जाकर बेरोजगार हो जाएंगे, इससे अच्छा है कि उसको कुछ तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा उसके पास रहे, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन रहे, ताकि अपना जीवन निर्वाह कर सके। तो कृषि, उद्योग और विज्ञान आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई, ठीक है। एम्फेसाइज वाज प्लेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक एजुकेशन। इन सभी क्षेत्रों में आपका टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया और ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास था। इसके बाद अनुदान प्रणाली स्टार्ट किया गया। अनुदान प्रणाली संस्थानों को यानी ग्रांट देने का, ग्रांट इन एड सिस्टम या लागू किया गया। सरकार द्वारा निजी थे जो अच्छा काम करते हैं, प्राइवेट संस्थान और मिशनरी संस्थान जो अच्छा काम कर रहे हैं, उसको वित्तीय सहायता देने की नीति अपनाई गई, जो कि आज तक हमारे देश में चलता है। गवर्नमेंट एड वाज एक्सटेंडेड टू प्राइवेट एंड मिशनरी स्कूल। उनको एड दिया गया, उनको अनुदान दिया गया ताकि वो अच्छा काम कर सके। अब इसका रिजल्ट क्या आया, परिणाम क्या आया, आउटकम क्या आया, उसको देख लेते हैं। तो परिणाम काफी सुखद रहा, सकारात्मक रहा। सबसे बड़ा जो परिणाम रहा, आउटकम इनका इंपैक्ट है कि 1857 में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हो जाती है इसके सिफारिश पर। कहाँ, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में। पहली बार संगठित शिक्षा प्रणाली विकसित हुई, अलग अलग प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना हुई, ठीक है। महिला शिक्षा को संस्थागत रूप दिया गया, ठीक है। पहली बार गवर्नमेंट ने इसके लिए ऑफिशियल तरीके से प्रयास किया महिला शिक्षा के लिए। इसके बाद शिक्षकों का प्रशिक्षण शुरू हुआ, शिक्षकों का प्रशिक्षण शुरू हो गया। धार्मिक शिक्षा के जगह पर अब क्या हो गया, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की बात होने लगी। शिक्षा को सरकारी दायित्व माना गया। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया, ये इसके परिणाम थे। शिक्षक प्रशिक्षण शुरू हुआ, यानी शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हुई, ठीक है। शिक्षक अच्छे से एजुकेशन दे पाएंगे, इसमें वृद्धि हुई। अगर इनको अलग टर्म में देखें तो 3 यूनिवर्सिटीज वेर इस्टेब्लिश्ड, 3 यूनिवर्सिटी बन गए। इसके बाद अनऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम इमर्ज इन इंडिया, एक ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम का यहां पर खाका तैयार किया गया, उसका फ्रेमवर्क तैयार किया गया। वुमेन्स एजुकेशन बिकेम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, उसको संस्थागत रूप दिया गया महिला एजुकेशन को। टीचर ट्रेनिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड, शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये इस प्रकार की चीजें पहली बार यहां पर देखने को मिली, ये इसका बहुत बड़ा परिणाम रहा। इसके बाद टेक्निकल एजुकेशन को इंकरेज करने का प्रयास किया गया और वो काफी बढ़कर आगे साबित हुआ कि सच में टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में काफी बढ़ोतरी हुई। एजुकेशन बिकेम ए स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया एजुकेशन को बढ़ावा देना, एजुकेशन को उच्च स्तर पर ले जाना। एजुकेशन बिकेम सेकुलर इन नेचर, और एजुकेशन का जो स्वरूप हो गया ना वह सेकुलर हो गया। ये नहीं कि हम सिर्फ अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा देंगे, अब शिक्षा क्या हो गया, सेकुलर हो गया। हालांकि इसकी आलोचना भी की जाती है, इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। क्यों, तो देखिए 2-3 कारण है। पहले ग्रामीण शिक्षा की उपेक्षा की गई,
ग्रामीण शिक्षा की उपेक्षा इस सेंस में की गई कि जो बच्चे प्राथमिक के बाद अच्छा परफॉर्म इंग्लिश में नहीं कर पाए उसे वोकेशनल ट्रेनिंग की ओर ले जाया गया, उसको विशेष रूप से उसको उठाने के लिए प्रयास नहीं किया गया। ठीक है, तो यानी ग्रामीण शिक्षा जिनकी विशेषकर अंग्रेजी अच्छी नहीं थी उसकी उपेक्षा की गई, या इसीलिए जो कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा में अंग्रेजी का बोलबाला था, इसीलिए शिक्षा शहरी और उच्च वर्ग तक ही सीमित रही। व्यवहारिक शिक्षा की कमी रही, व्यवहारिक शिक्षा की कमी रही। अंग्रेजी शिक्षा ने क्लर्क वर्ग, ठीक है, क्लर्कियल वर्ग पैदा कर दिया। क्लर्क वर्ग जैसे मैंने पहले ही कह दिया था, अंग्रेजी को शिक्षा, अंग्रेजी की जो अंग्रेजों का जो शिक्षा का यहाँ पर देना था लोगों को, उसका मतलब ये नहीं था भारतीयों को ज्ञानवान बनाना, बल्कि उनका मकसद था हम लोग यहाँ पर एक क्लर्क वर्ग पैदा करेंगे जो प्रशासन में उनका सहयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि उतने लोगों को अंग्रेज क्या ब्रिटेन से लेकर तो आते नहीं, तो भारतीयों के द्वारा ही एक वर्ग तैयार करना था, एक क्लर्क तैयार करना था जो उनके लिखा पढ़ी वाला काम कर सके। रूरल एजुकेशन वाज नेग्लेक्टेड, इनका क्रिटिसाइज कर रहे हैं हम लोग। एजुकेशन वाज लिमिटेड टू द अर्बन अपर क्लास तक ये लिमिट रहा एजुकेशन। लैक ऑफ प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की कमी रही। इंग्लिश एजुकेशन क्रिएटेड ए क्लर्कियल क्लास, इंग्लिश एजुकेशन का जो उन्होंने जिस प्रकार का ढांचा तैयार किया था उससे ये लग रहा था कि लोगों को ज्ञान बांटना नहीं था, बल्कि अपने प्रशासन की सुविधा के लिए एक क्लर्क वर्ग तैयार करना था। लेकिन ऐसा नहीं कि इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। उस डिस्पेच में भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रख दी और शिक्षा को सरकारी दायित्व घोषित कर दिया। द उर्स डिस्पेच लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, भारत में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है इसकी नींव कहां से आई? तो उर्स डिस्पेच से आई। इन इंडिया एंड मेड एजुकेशन है स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इस पर याद रखिएगा। स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दिया गया, राज्य का दायित्व बना दिया एजुकेशन। पहले राज्य अपना पल्ला झाड़ लेते थे, है ना, लोग खुद ही पढ़ेंगे नहीं, अब एजुकेशन राज्य का दायित्व बना दिया गया। ठीक है, उनको रिस्पॉन्सिबल माना गया इसके लिए। जिस प्रकार सरकारें आज है उसी प्रकार उस समय भी एजुकेशन को उसका दायित्व मान लिया गया, रिस्पॉन्सिबल माना गया उसके लिए। कंक्लूजन की बात करें तो उस डिस्पेच को भारतीय आधुनिक शिक्षा का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है, या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, आधुनिक शिक्षा का आधार कहा जाता है। बहुत सारे इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। इसने महिला शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, विश्वविद्यालय प्रणाली को प्रोत्साहित कर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। बहुत ही महत्व रहा इसका। द उर्स डिस्पेच ऑफ 1854 मार्क द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, इसने भारत की आधुनिक शिक्षा का बिगिनिंग इसको मान सकते हैं, उसका शून्य मान सकते हैं इसे। बाय प्रमोटिंग वुमेन्स एजुकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट, ये सारे जो काम है ना, इसने भारतीय शिक्षा का प्रारंभिक बिंदु की उपाधि से दी गई। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, भारतीय आधुनिक शिक्षा का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। बहुत सारी उपाधि को दी गई है। तो साथियों, ये बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए अवसर है जेट क्रैक करना। और अगर आपका जेट क्रैक करना मकसद है तो आपके मकसद में हमारा प्रयास आपके साथ है। अगर आप जेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं और जितनी जल्दी से हो सके जुड़ जाए विदाउट एनी टेंशन, और जेट में एक फिट अपना पक्का करें। इसके लिए सबसे पहले तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा, जो हमारा एग्जाम फाइटर एप्लीकेशन है जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पर माई कोर्सेस में जाकर ये सारे कोर्सेस हैं जहां पर आपको जेट पेपर 1 का कोर्सेस है, इस पे क्लिक करके कोर्सेस में एंट्री लेना है और अपने सीट बुक करना है। पेपर 1 में हमारा मिशन है 80+ का स्कोर लाना। अगर आपको कोई दिक्कत हो 7541840154 ये जो नंबर दिया गया इस पर आप कॉल कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो आपसे बात हो जाएगी, आपको समुचित गाइडलाइन दे दी जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।